सोचिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आप सोचते हैं कि कैसे करूं, दोस्तों के साथ, अकेले या शेयर बेचकर। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि किसी भी बिजनेस के संगठन के प्रकार को चुनना। तो इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली घरे और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज और फॉर्म्स और चॉइसेस ऑफ बिजनेस के बारे में। तो कंपनी के प्रकार, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप का चयन, कि कैसे स्वरूप का हम चयन कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कितने तरह की कंपनीज हो सकती है? सबसे पहले अगर टाइप्स में वन पर्सन, एकल स्वामित्व का के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां सोल प्रोप्राइटरशिप थी, लेकिन एक यहाँ वन पर्सन कंपनी मतलब खुद ही एक व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट करे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि कंपनियों के प्रकार। तो कंपनियों के दो ही प्रकार हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निजी कंपनी, दूसरा है सार्वजनिक, जिसको हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के रूप में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निजी कंपनी क्या होती है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक निजी कंपनी वह है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर वो प्रतिबंध लगा रही कि आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो कौन सी है? आपकी एक निजी कंपनी है। ठीक है, जिसमें वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं, मिनिमम कितने होंगे आपके? मिनिमम होंगे 2। ठीक है, मिनिमम 2 होंगे और अधिकतम कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? 200 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड है जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, शेयर्स के लिए। ठीक है, प्रपोजल्स नहीं दे रही है कि हम शेयर अपना वो बांटेगी, या शेयर के लिए प्रपोजल आम जनता को नहीं, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रही है। तो वो कौन सी है? हमारी निजी कंपनी, जिसमें आम जनता जो है वो शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करी। प्रोस्पेक्टस आमंत्रण पत्र है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारी कंपनी आपको आवंटित कर रही है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी इसमें बाध्यता है। तो ये हमारी क्या हो गई? निजी कंपनी के रूप में। दूसरा है हमारा सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक का नाम आ गया तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, जो एक कौन सी है? जो निजी, जो प्राइवेट नहीं है, जो प्राइवेट के अलावा है, वो क्या है? हमारी सार्वजनिक कंपनी है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी वह है, ये क्या किसके द्वारा गवर्न होती है? इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहला है जिसमें कम से कम 7 सदस्य हो और अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं। मिनिमम कितने हैं मेंबर? सदस्यता मिनिमम 7 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम में नो लिमिट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। तो वो हमारी एक सार्वजनिक यहाँ पे हमने मैक्सिमम कितने बोले थे? 200 से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे हमने ये जो बाध्यता है वो खत्म कर दी है मैक्सिमम में। दूसरा है जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रबंध नहीं है, फ्रीली जो अपने शेयर्स हैं वो प्रोस्पेक्टिव भी इशू करेगी आम जनता के लिए, और शेयर्स क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तीसरा है जो अपनी अंश पूंजी के अभिधान के लिए जनता को आमंत्रित करती, मतलब ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है। प्रोस्पेक्टस क्या है? आवेदन है, निमंत्रण है, या आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर या स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तथा जन साधारण इसकी सार्वजनिक जमा में रुपए कर सकते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आम जनता को आमंत्रित कर रही है प्रोस्पेक्टस जारी करके कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स हमारे हैं जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आम जनता को ऑफर करती है। ठीक है, तो ये हमारी सार्वजनिक कंपनी हुई। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं अंतर क्या है। हमने अभी तो समझ लिया निजी कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी है क्या, इसमें अंतर समझ। तो अंतर जब भी करेंगे हम, इसमें अंतर का आधार होगा ये हमारी निजी कंपनी हो गई, ये हमारी सार्वजनिक कंपनी हो गई। तो सबसे पहले है इसमें सदस्य, मेंबर्स की बात कर ले हम। तो निजी कंपनी में न्यूनतम मिनिमम कितने रहेंगे? 2। ठीक है, 2 की बात की, और अधिकतम 200, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तभी वो आपकी निजी कंपनी है। जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य की 7, मिनिमम कितने? 7 से आप शुरू कर सकते हो, उसमें अधिकतम की कोई संख्या नहीं है, अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, फिर है दूसरा है संचालकों की संख्या। संचालकों की संख्या, तो निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक का होना अनिवार्य है। ठीक है, संचालक डायरेक्टर्स या जो उसको एग्जीक्यूट करे उसमें कितनी संख्या में होने चाहिए? 2 में। ठीक है, अनिवार्य नहीं है का होना अनिवार्य नहीं, कम से कम 2 संचालकों का होना अनिवार्य होता है, और ये अनिवार्य होता है। ठीक है, सार्वजनिक में कम से कम 3 संचालकों का होना अनिवार्य है।
यहाँ 3, यहाँ 2 संचालक होने चाहिए, एग्जीक्यूट जो कर रहा है 2 होने चाहिए, और वहां 3 होने चाहिए। फिर सदस्यों की अनुक्रमिका अनिवार्य नहीं है, मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ मेंबर्स की यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ अनिवार्य है कि जितने सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो लिस्टेड होने चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे अनिवार्य है। फिर चौथा है अंशों का हस्तांतरण, ठीक है, जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जो शेयर्स, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती, आम जनता को इनविटेशन नहीं देती, तो यहाँ पे हस्तांतरण प्रतिबंधित होता है। यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध, यहाँ फ्रीली जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो फ्रीली निजी तौर पे आप कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। पब्लिक कौन सी है, जो निजी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है हमारी। तो इस तरह से हमने इसमें दोनों के बीच में अंतर देखा, अंतर स्पष्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देख रहे हैं व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन, ठीक है। तो चॉइसेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा, तो व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूप के कुछ लाभ एवं कुछ हानियां, ठीक है। हमने संगठनों के रूप में क्या पढ़ा, सबसे पहले एकल स्वामित्व, फिर एचयूएफ पढ़ा, फिर पार्टनरशिप साझेदारी पढ़ी, ज्वाइंट स्टॉक पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी। तो ये इतने सारे उसके स्वरूप ही थे। तो इसमें कुछ लाभ या हानियां होती रहती हैं। तो उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एकल करना चाहते हैं, एचयूएफ में है, ज्वाइंट स्टॉक में करना चाहते हैं, तो ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ घटक, कुछ फैक्टर्स हैं। तो अब हमने सबको, जितने भी हमने पढ़े थे अपने स्वरूप, उनके हमने इसमें तुलना की है, तुलनात्मक चार्ट के द्वारा हमने इसमें तुलना की है। तो सबसे पहले हमने यहाँ तुलना का आधार कर लिया। ये हमारा सोल स्वामित्व है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर ये संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस, तो इसको हम एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के रूप में देख रहे थे। ये साझेदारी, ये हमारा पार्टनरशिप था। फिर ये सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में देख रहे थे हम। सब में हम तुलनात्मक कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हम देख रहे हैं। फिर ये हमारा था कंपनीज, ये कंपनी के एक्ट में, ठीक है, कंपनी के रूप में निजी है, सार्वजनिक है, उसके रूप में हमने पढ़ा। तो अब हम तुलना करेंगे। सबसे पहले निर्माण, ठीक है, जिसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं, कैसे शुरुआत हुई। तो न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस या व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। फिर एचयूएफ में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हर मेल जो मेंबर है वो बर्थ से क्या होता है, मेल हेड होता है फैमिली का, तो ये विरासत में मिलती, तो ये ट्रांसफर होती जाती, क्योंकि इसमें हर जो सदस्यता होती है वो मेल की होती है। और एचयूएफ में 2 तरह की होती है, मिताक्षरा, 2 तरह के स्कूल को ये फॉलो करते थे, मिताक्षरा और दया भागा, ठीक है। तीसरा है साझेदारी, तो पंजीकरण ऐच्छिक होता है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है कि आप करवा, कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। चौथा है पंजीकरण अनिवार्य होता है तथा विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी रहती, क्योंकि यहाँ पे कानून का हस्तक्षेप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ऐसे उनका जो पंजीकरण है वो अनिवार्य होता है, इसमें कानूनी औपचारिकताएं होती हैं। फिर पंजीकरण अनिवार्य होता है निर्माण के लिए वैधानिक औपचारिकताओं पूरी करना आवश्यक है। इसमें भी कंपनीज एक्ट में भी गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया है, 2013 का अमेंडमेंट है, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी होता है। फिर दूसरा है स्थापना, ठीक है, यहाँ निर्माण था कि कैसे स्टैब्लिश हुआ, ये फॉर्मेशन। तो स्थापना सरल होती, कोई भी व्यक्ति अपनी खुद के स्वयं के हित से कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, यहाँ भी स्थापना सरल होती है। संयुक्त वो विरासत में मिला है, तो आप अगले मेल मेंबर को वो बिजनेस विरासत के तौर पे सौंप सकते हैं, तो यहाँ भी स्थापना सरल है। साझेदारी, स्थापना सरल होती, कोई भी 2 पार्टनर, साझेदार, दोस्त मिलके कोई भी साझेदारी फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्थापना के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। सहकारी संगठन को रजिस्टर कराना जरूरी है, तो कुछ इसमें कानून की बाध्यता या औपचारिकताएं होती है। यहाँ पे भी स्थापना की प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में, पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, वहां डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर बहुत सारी इसमें औपचारिकताएं होती है, उसके बाद एक कंपनी स्टार्ट होती है। तो ये था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सदस्य, अब मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल स्वामी ही सदस्य होता है। सोल मतलब खुद स्वयं ही वो स्टार्ट कर रहा है, तो एक ही मेंबर होगा यहाँ पे, तो खुद स्वामी ही यहाँ सदस्य है।
परिवार के सदस्य व्यवसाय के सदस्य होते हैं। जो कितने कितने सदस्य होंगे, तो परिवार का जो सदस्य होगा, ठीक है, HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो मेल करता होगा बाय बर्थ, जो सबसे हेड होगा वो ही उस बिजनेस को करता होगा, चलाएगा। तीसरा था यहाँ पे न्यूनतम सदस्य 2 होने आवश्यक है तथा अधिकतम 50। इसमें कितने, 2 से 50, मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 हो सकते हैं और अधिकतम 50 हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ है कम से कम 10 सदस्य व्यवसायक होते हैं, आवश्यक है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, ठीक है। 10 होना चाहिए व्यवसायक जो मेजर हो, बाकी उसमें कोई सीमा नहीं। अब यहाँ कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं कि निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 2। निजी में कितनी होगी, मिनिमम 2, और पब्लिक में 7, और तथा निजी कंपनी में अधिकतम संख्या 200। कितनी होगी, मैक्सिमम कितने होंगे, अधिकतम निजी में 200, और प्राइवेट पब्लिक में कोई सीमा नहीं है इसकी, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। निजी कंपनी में तथा सार्वजनिक कंपनी में असीमित होती, मतलब कोई भी सीमा नहीं है। फिर अब पूंजी, जिसकी बात हम कर रहे हैं, कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, ठीक है। तो पूंजी सीमित होती है, जो जितना उसके पास पैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो उतनी पूंजी लगा सकता है। फिर पूर्वजों की संपत्ति ही व्यवसाय की संपत्ति होती है। जो हमारे पूर्वजों ने फंड्स लगाए हैं बिजनेस में, वही बिजनेस हम आगे बढ़ा देते हैं विरासत में, तो वही हमारी पूंजी है। इसमें सीमित पूंजी होती है, किंतु एकल स्वामित्व से अधिक होती है, ठीक है। सीमित लिमिटेड है, लेकिन एकल स्वामित्व से ये ज्यादा होगी। फिर पूंजी सामान्यतः सीमित होती है, ठीक है। पूंजी क्या है, यहाँ पे सीमित हो रही है, जबकि कंपनीज में पूंजी अधिक होती है, निजी कंपनी की अपेक्षा सार्वजनिक कंपनी में ज्यादा होती है। क्योंकि निजी कंपनी की अपेक्षा क्यों ज्यादा, क्योंकि उनको फंड्स जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। पब्लिक से भी वो लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन सकते हैं, तो यहाँ पे जो पूंजी होगी वो निजी से ज्यादा होगी। फिर चलिए देखते हैं दायित्व। तो एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित होता है। कैसा होता है, अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि वो जितना लेके आया पैसा, अगर नहीं वो लोन कर चुका पा रहा, तो उसकी खुद की संपत्तियों से जाएगा। किससे, इसमें एकल स्वामित्व में कर्ता का दायित्व असीमित तथा अन्य सदस्यों का सीमित होता है। हमने पढ़ा था कर्ता का असीमित होता है कि अगर कोई भी कर्ज चुकाना है तो उसकी पर्सनल संपत्ति बेच सकते हैं, जबकि यहाँ इसके मेंबर्स में, HUF में, उनकी जो संपत्ति है वो उनके शेयर, प्रॉफिट शेयर तक सीमित होती है। तो यहाँ अनलिमिटेड किसका, कर्ता का रहेगा, बाकी मेंबर्स का लिमिटेड रहेगा, ठीक है। साझेदारों का दायित्व असीमित एवं संयुक्त तथा पृथक होता है, ठीक है। जितना भी साझेदार है सबका अलग अलग, पृथक पृथक होगा। जितना होगा कि मतलब दूसरा साझेदार है उसका अलग है, वो जितनी कैपिटल लेके आया, और संयुक्त और पृथक होगा, अलग रखेंगे हम इसमें, ठीक है। सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यहाँ जो सदस्य होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनका क्या होता है, सीमित होता है, कि जितनी उनकी लायबिलिटी है उस हिसाब से उनका दायित्व होगा, या जितने क्या पूंजी लेके आए। सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित ही होता है। इधर पे प्राइवेट पब्लिक में जितना है सीमित, जो हमारा दायित्व होगा सीमित पे ही बेस होगा, पब्लिक और प्राइवेट में, निजी और सार्वजनिक कंपनियों में। तो ये हमने तुलनात्मक चार्ट के द्वारा सबका विश्लेषण किया, एकल स्वामित्व, HUF का, ठीक है। फिर ये हमारा साझेदारी का, फिर ये सदस्यता का जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और कंपनियों के बारे में। तो ये सारे स्वरूप थे, हमें कौन सा चुनना है ये उस पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बिजनेस की नींव इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सा सही अस्तित्व चुना है या स्वरूप चुना है। अगर आपने सही स्वरूप चुना है तो आपकी जीत निश्चित ही पक्की है। तो ये स्वरूपों के बारे में हमने आज चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।